हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हिंदी की मेगा प्रैक्टिस क्लास होने वाले, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ उनके रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं हिंदी सेक्शन में। और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा आखिर किससे किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किससे किससे आपने क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपके रूल्स लगेंगे, तो रूल के लिए मैंने मेगा प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको याद करके जाने होंगे या समझ के जाने होंगे कि आखिर किससे किससे उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा डैश होती है। तो आप सभी को पता है जो भाषा है वो परिवर्तनशील होती है, वो बदलती रहती है, समय समय के साथ क्या है, भाषा चेंज होते रहती है, वो स्थायी नहीं रहती है, ना ही वो निश्चित होती है। ठीक है, जो भाषा है ना उसमें परिवर्तनशील होता है। जैसे जैसे न्यू जनरेशन आते रहती है वैसे वैसे करके क्या है, बोलने का तरीका, उसका स्लैंग वगैरह सब कुछ क्या है, चेंज हो जाता है आपका। जब आप देखोगे आपके जो पूर्वज है वो किस तरीके से भाषा को प्रोनाउंस करते हैं, किस तरीके का उनका स्लैंग है, और आप देखो कि अपना स्लैंग की बात करोगे तो उनमें और आप में बहुत रात दिन का फ़र्क होगा। और धीरे धीरे करके जो क्या है भाषा बदलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल डैश बोलियां हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार बोला जाता है और आपको इस क्वेश्चन को याद रखना होगा। तो 544 बोलियां है। ठीक है, कितनी है हमारे भारत में कुल बोलियां? 554। और किसके अनुसार ये भी याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए ग्रियर्सन के अनुसार कितनी बोलियां है तो 544 है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, इवन कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आपके पास पूछा गया है पहले भी प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्णमाला से। देखो वर्णमाला वाला टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छे से करा दिया गया है वीडियो में। जिसने मेगा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है उसको देख लेना प्लीज़। उसमें मैंने आपको डिटेल में और रूल बता रखे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ बता रखा है। तो जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो जो व्यंजन है उसकी 33 है और जो हमारे पास स्वर है वो हमारे पास 11 है। इस चीज़ को याद रखना। और ये हमारे वर्ण के दो भेद है, एक स्वर है एक व्यंजन, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कि शुद्ध शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है आपके पास सन्यासी, ये बिल्कुल सही है। सन्यासी आपका इसी तरीके से लिखा जाता है। तो जब भी आपसे शुद्ध शब्द के बारे में आए तो आपने बस वहाँ देखना होता है कि आखिर कौन सा शब्द बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा कि कमीज शब्द किस भाषा का है। इस तरीके के शब्द आपसे बहुत बार पूछे जा रहे हैं कि आखिर कोई शब्द दे देंगे तो पूछ देंगे आखिर ये किस भाषा का है। तो याद रखना जो आपका कमीज शब्द है ये आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्योंकि पाठ्य योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखना है, जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो ना तो उसमें हमारा ये नहीं होता कि हमने बच्चों की तुलना करनी है कि तू ऐसा है, तेरे से अच्छा तो ये है, तेरे से बुरा ये है, तू गंदा है, वो वाला लड़का अच्छा है। जब भी आप पाठ्य योजना बनाते हो तो हर एक बच्चों के लिए बनाई जाती है और हर एक बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होती है, बल्कि तुलना नहीं की जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पाठ्य योजना के निर्माण से संबंधित ब्लूम उपागम के चरणों में शामिल नहीं है। तो क्या चीज़ हमारी शामिल नहीं है? वो है तुलना। देखो शैक्षिक उद्देश्य तो होते हैं कि हमने जो टीचिंग करनी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हमने निर्माणित किए होते हैं। तो जो तुलना की बात होती है वो कभी भी नहीं होती है। अगर आपको तुलना कहीं भी दिख जाए पाठ्य योजना में, अगर ऑप्शन में कहीं भी तुलना दिख जाए तो मतलब वो बिल्कुल या तो आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछेगा कि उपागम में नहीं होता तब वो आंसर होगा, वरना जो तुलना है वो हमारी पाठ्य योजना के अनुसार नहीं की जाती है, बल्कि हमें पाठ्य योजना के अनुसार बच्चों को क्या अच्छे से पढ़ाना होता है और टीचिंग मेथड का यूज़ करना होता है ताकि कि जो बच्चे हैं वो आसानी से समझ सके और इजीली पढ़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमारे से यहाँ पूछा ही गया है कि आखिर कौन सा उपागम के चरणों में शामिल नहीं होता, किसके ब्लूम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास अनुवाद प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो जो वाचन है ये हमारा अनुवाद की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको आप ऐसे ही याद
करके रख सकते हो। जैसे कि तीनों तीनों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जहाँ पे कोई रूल नहीं लगना, सीधी-सी बात है, आप इसको याद करके रख लोगे तो बस वहाँ पे आपको रूल लगाना नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया सीधे आंसर को टिक करना है। तो इन क्वेश्चन ऐसे होते हैं कई क्वेश्चन जिनको आपको ईज़िली हो जाते हैं सॉल्व, कहीं रूल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई झंझट नहीं होता है फिर आपके पास। तो बात करें अपने अगर दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो ये आपका संधि से आया हुआ है। संधि से बहुत बार क्वेश्चन आता है आपके पास, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया अ जमा छोटी ई होती है किसके बराबर? तो ये हमारी ए के बराबर होते हैं, ना कि आई, ना कि ओ के बराबर होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी संधि विच्छेद से आया हुआ है। कभी का संधि विच्छेद करें, तो कभी जो है ये हमारा व्यंजन संधि का उदाहरण है। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कभी है वो किसका है, तो वो व्यंजन का है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है कब जमा ही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। संधियों से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि मैंने मेगर प्रैक्टिस सेट कराया है, वहाँ पे रूल भी कह रहे सब बताया, वहाँ पे देख लेना, तो शायद से आपका जो डाउट्स भी कह रहे हो गए आपके रूल्स से रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, पर ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब कभी भी आ जाएगा बीच में। तो कभी एक बार आया था तो मैंने करा दिया ताकि क्या आपको याद भी रहे कभी, क्योंकि ऐसे जो चीज़ें होती है ना हम पढ़ते नहीं हैं फिर, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरे को तो आती नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ होती है ये कई बार रिपीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो जिसका शब्द सर्वनाम का यौगिक रूप है जो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो कभी भी आपसे पूछा जाए जिसका किसी सर्वनाम का यौगिक रूप है या किसका सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो ये हमारा जो का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिपियों से तो आपके पास अब हर साल ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपने इन लिपियों के बारे में तो थोड़ा डिटेल में पढ़ ही लेना। तो यहाँ पूछा गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो देखो देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी लिखी जाती है, और जो हमारी ब्रज भाषा है वो बिहारी भाषा होगी और मराठी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है। जो हमारी मराठी है वो भी हमारी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं आपसे देवनागरिक लिपि वाले, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। जो ब्रज भाषा है वो भी आपकी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। तो नेक्स्ट बात करें तो कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जाता है, और इस बार भी कहता पूछ दिया जाए। तो जो हमारी कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, हमारी महादेवी वर्मा को। इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आधुनिक मीरा है वो कौन है, तो महादेवी वर्मा है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, अभी एक रिवॉर्ड भी मिला था जो कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ठीक है, यामा का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि पूछ दी जाती है तो कई बार हम भूल जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका वाक्य से पूछे गए, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आखिर कौन सा सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और जो मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या बोला गया है जो हमारे पास वो है, गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, वाक्य है। तो जब ऐसे शब्द आए जिसमें क्या शब्द आ जाए कि उसने कहा है कि कल छुट्टी होगी, जैसे मेरे दोस्त ने कहा है कि कल बारिश होगी, तो ये हमारे मिश्र वाक्य के अंदर आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि गुरुजी ने कहा है कि कल छुट्टी रहेगी या होगी, तो इसमें क्या है, हमारे मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो जो आत्मा का पर्यायवाची नहीं है वो हमारा वैभव है, बाकी जो तीनों के तीनों हमारे पास ऑप्शन दे रखे ये हमारे क्या है, आत्मा के पर्यायवाची शब्द है, पर जो वैभव होता है वो आत्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे ज़्यादातर, या तो आपसे पूछा जाएगा कि नदी का पर्यायवाची शब्द क्या है, या ऐसे जैसे यहाँ पे पूछते हैं कि आत्मा का पर्यायवाची नहीं है। तो इनको भी आपने याद कर लेना। पर्यायवाची शब्द तो वैसे बहुत सारे होते हैं, तो इनको आप स्किप भी कर सकते हो, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तो देखो यहाँ पे हुआ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जब हम बात करें सर्वनाम की तो उसके चार भेद होते हैं, इसको भी याद रखना। तो जब संबंधवाचक सर्वनाम होता है उसमें ना संबंध बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और उसकी बीच क्या है, संबंध बनाया जाएगा, बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे संबंधवाचक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये भी संबंध है, जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे।
तो ऐसे शब्द होते हैं वहाँ पे, वो हमारे संबंधवाचक होते हैं। निजी वाचक आपको पता है अपने बारे में जब बात करें कि मैं कल शिमला जा रहा हूँ, मैं कल ना दिल्ली गया था, ऐसे वाक्य जहाँ मैं अपने बारे में बात करूँ। पुरुषवाचक बोले तो ये अपने बारे में, जैसे कि मैं वहाँ, ये सब आते हैं। प्रश्नवाचक होते हैं जहाँ पे आप प्रश्न कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये क्या है हमारा संबंधवाचक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ है हमारे पास गर्म शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, क्या था ये क्वेश्चन आपके पास भी आ जाए तो याद रखना, गर्म शब्द की जो भाववाचक संज्ञा है वो है गर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये हमारे पास दिया हुआ है, काला शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। काला का होता है काली माँ, जो काली माँ है उनके लिए जो क्या है काला शब्द का यूज़ किया जाता है। या फिर आपके कृष्ण के लिए, अगर आपका कृष्ण हो तो कृष्ण, अगर नहीं तो काली माँ के लिए जो काला शब्द है उसका यूज़ किया जाता है। तो इन शब्दों को आपने याद में रखना है। 2 शब्द ऐसे थे जो बहुत बार पूछे गए थे आपके पास, क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन पेपर देखे तो उसमें रिपीटेड थे, तभी वाला क्वेश्चन में मैंने आपको आज सॉल्व करा लिया है। ताकि कि ऐसा होता है कि अगर आप वीडियो देख रहे होते हैं तो कहता है आप, कई लोग नोट्स बना रहे, तो नोट्स बना रहे तो आपका आसानी रहती है पेपर के लिए फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब अपनाया था? तो जो हमारी भारतीय संविधान ने हिंदी भाषा को ना राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो अपनाया था वो था हमारा 14 सितंबर 1949। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके पास जीके में भी पूछा जा सकता है या फिर आपके पास हिंदी में ही आ जाए। तो इस चीज़ को आपने कभी भी नहीं भूलना, जो 14 सितंबर 1949 को क्या है, हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट बात करें तो ये है, लोहा निम्न में से कौन सी संज्ञा है? तो लोहा आपको पता है एक द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, एक ठीक है। समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आता है, जैसे समुदाय, कम्युनिटी हो गए, ग्रुप हो गए, कक्षा वगैरह। इस जातिवाचक के अंदर, जिसके अंदर पूरी जाति का बोध हो, जैसे कि मानव जाति, वृक्ष हो गए, पहाड़, नदियाँ, सारे आ गए, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें कि सारी चीज़ों के नाम बताए गए हो गए, प्रॉपर नाउन हो बोलते हैं जिसको, कि जैसे कि हो गया मोहन, सोहन, दिल्ली, आगरा, शिमला। इस तरीके जहाँ पे आपका प्रॉपर नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो यहाँ से संज्ञा से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और याद रखना, संज्ञा के आपके पास 5 भेद है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है, क्योंकि कई बार ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं पेपर दौरान कि आखिर कितने भेद है कितने नहीं। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 है हमारे पास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखना, शब्द के हमारे पास 4 भेद होते हैं। तो उसी में है एक हमारे पास उत्पत्ति या स्रोत बोलते हैं जैसे, तो इसके हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये हमारे उत्पत्ति या स्रोत के आधार के अंदर आते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, तो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इस क्वेश्चन को आपने याद में रखना है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है समास से क्वेश्चन। तो यहाँ पे गिरिधर समस्त पद में कौन सा समास है? जो गिरिधर है ये हमारा बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास के अंदर आपके आते हैं ऐसे समास जो कि भगवानों वगैरह के लिए या किसी तीसरे ही पर्सन को अर्थ के बारे में बताए, किसी तीसरे पर्सन के बारे में बताए, तो वो हमारे बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो बात करेगा द्वंद्व समास, इसमें आता है इसकी रात, दिन, सुबह, शाम, जहाँ पे डैश लगता है बीच में। द्विगु, द्विगु में देखो काउंटिंग आती है, जैसे कि त्रिनेत्र हो गया, त्रिभुज हो गया, इस तरीके के जो शब्द आते हैं जिसमें काउंटिंग होगी, पंचवटी हो गई, नवग्रह है, ये आपके द्विगु के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अगर अव्ययभाव समास, इसमें जो पहला पद होता है वो हमारे पास प्रधान होता है, या पहला अव्यय होगा वो प्रधान होता है, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो हमारे अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका शब्द से है। शब्द से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके पास अटालिका शब्द है। तो देखो अटालिका शब्द जो है वो हमारा तत्सम का शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। तत्सम हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत से हिंदी में यूज़ हो गए, बट वो संस्कृत के होते हैं, ज्यों के त्यों ही रहते हैं। और सबसे मेन बात होती है इसमें, अगर आपके पास किसी भी शब्द में हलंत लग गया, विसर्ग लग गई, इससे तो आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि ये शब्द आपका तत्सम का है। जब भी आपके पास कोई भी शब्द में हलंत लगी हो या विसर्ग लगे हो, तब तो आपने सीधे तत्सम में लगा लेना। पर कई शब्द ऐसे होते हैं जिसको कि आपने देखना है, कि जैसे कि आपके पास दंत हो गया, ये आपका तत्सम का शब्द है। और जो दांत है वो हमारा तद्भव का है।
अगर हम बात करें तद्भव शब्द, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से चेंज होके हिंदी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि दंत का दांत हो गया, सर्प का सांप, हम सांप का यूज़ करते हैं, ये हमारे तद्भव शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर देशज, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी देसी लैंग्वेज में हमारी अपनी बोली में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैंगन, आलू, गाड़ी हो गया, इस तरह की खिड़की, ये हमारे देशी शब्द है। जैसे लोटा, ये हमारे देशी शब्द है। विदेशी शब्द की बात करें, ये वो शब्द होते हैं जो अदर लैंग्वेज से लिए गए, जैसे कि मास्टर, डॉक्टर, इस तरीके के शब्द जो कि हम दूसरी भाषा से लेते हैं, वो हमारे विदेशी शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास, किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को प्रकट करने वाले चिन्ह को कहते हैं, तो इसे हम लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही हम क्या है, हर एक भाषा को लिख सकते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपके पास भाववाचक संज्ञा से आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया है बच्चा की भाववाचक संज्ञा है, तो ये है हमारा बचपन। जब हम भाव की बात करें, हमारा बचपन, जो हमने बचपन बिता चुके हैं, वो हमारा बच्चा का भाववाचक संज्ञा है, हमारा बचपन। नेक्स्ट बात करें तो हमारा है प्रार्थना का विशेषण है, तो ये प्रार्थना का आखिर विशेषण क्या है हमारे पास, प्रार्थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास सही है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा संज्ञा से आया हुआ। संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया होगी, काल हो गए, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? क्वेश्चन है आपके पास, गंगा, सुरेश, गीता और आगरा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मैंने इससे पहले जब संज्ञा के बारे में कहा था तो कहा था जहाँ पे हमारे पास कॉमन किसी के नाम दिए जाए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के, तो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जहाँ पे आपको नाम दिया गया होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जातिवाचक संज्ञा की भी बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ दिया होता था वन, पशु, पक्षी, वृक्ष, जिसमें कि सारी जातियाँ आ जाती है, मानव, तो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा वो होती है हमारी जिसमें भाव को प्रकट करे, सुखी, दुखी, अच्छा, मीठा, मधुर, सच्चा, ये हमारे भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो जो आपके पास संज्ञा वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके पास संज्ञा के भेदों से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो मेरा मेगा प्रैक्टिस सेट देख लेना, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है, सारे के सारे रूल बताए, इवन कि वहाँ पे तो हर एक चीज़ के, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर में, क्या होता है इस बार भी आ जाए। तो क्योंकि लेखक, रचनाओं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये हमारी ब्रज भाषा में हुई हुई है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। तो अगर बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये हमारी काव्य भाषा में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ब्रज भाषा किस भाषा में प्रसिद्ध है, किस रूप में प्रसिद्ध है? वो है काव्य भाषा। अगर आप कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए ब्रज भाषा के रिगार्डिंग, तो वो काव्य भाषा के जो रूप में है सबसे अधिक प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास यहाँ पे डी है, ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, ये आया हुआ है संधि। संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बहुत सारे, इनका सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो सबसे पहले याद रखना, जो संधि होती है वो दो शब्दों के मेल से बनती है, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, वर्णों से मिल के बनती है, ठीक है? दूसरी बात आपसे पूछी जाती है कि संधि के कितने भेद है? तो संधि के आपके पास तीन भेद है, एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगर स्वर संधि की बात करें तो इसमें आपके स्वरों को मिला कर के आपकी संधि होती है, और व्यंजन में आपके व्यंजनों को मिलाकर बनती है, और विसर्ग संधि जो है वो तो आपको नाम से पता चले जिसमें विसर्ग आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे जो पूछा गया है स्वर संधि, स्वर संधि होती है जिसमें आपके पास आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी आवाज़ें आए। तो जो हमारा पवन है ये हमारा स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे आ की आवाज़ आ रही है। तो पवन यहाँ पे बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है आपसे, ये है आपका, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आखिर जो हमारी क्ष ध्वनि है वो किसके अंदर आती है? तो आपके पास चार ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आपके संयुक्त वर्ण के अंदर आते हैं, क्ष, त्र, इस तरीके के जो चार शब्द है वो आपके आते हैं। तो संयुक्त वर्ण के अंदर आपका क्ष आता है, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या किया जाता है,
तो ये हमारा संयुक्त वर्ण होते हैं, ठीक है। संयुक्त वर्ण में क्ष हो गया, त्र हो गया, त जमा र, इस तरीके के शब्द आपके और इन आते हैं। क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ोगे तो मतलब आपका जो टैट है ना वो इजीली निकल जाएगा। जितने भी आपको अभी तक मैंने मेगा प्रैक्टिस सेट कराए हैं हिंदी के, वन शॉट कराए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप उतना भी पढ़ लोगे तो आपका जो टैट है ना वो बहुत ईजिली निकल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, हिंदी की लिपि कौन सी है? ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो हिंदी की लिपि है वो कौन सी है। तो आपको पता है सभी को वैसे तो, जो आपकी हिंदी की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो देवनागरी लिपि में आपके पास मराठी भी लिखी जाती है, ब्रज भाषा भी लिखी जाती है और साथ ही साथ जो नेपाली है वो भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है आपका कि आखिर जो देवनागरी लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो गुरुमुखी की बात करें तो इसमें आपके पंजाबी लिखी जाती है और रोमन में आपके पास इंग्लिश लिखा जाता है, मतलब अंग्रेज़ी। जो अंग्रेज़ी भाषा है वो आपकी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो लिपियों वाला जो टॉपिक था वो यहाँ देखो आपका एक साथ कवर हो गया। इसीलिए जो मेगा प्रैक्टिस सेट होता है इसका यही फ़ायदा होता है कि इसमें जो टॉपिक्स वगैरह है वो सारे कवर हो जाते हैं और क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा से क्वेश्चन पूछते जाता है। यहाँ पूछा गया आपके पास, प्रत्येक भाषा अपने आप में पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, विकल्प चुनें। तो आपको पता है जो प्रत्येक भाषा है वो क्या है, अपने आप में पूरी तरह से पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो यहाँ पे क्या है, सही। ये जो वाक्य कहा गया ये हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका, देवनागरी में लिखित खड़ी बोली हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ये हमारा 1950 को दिया गया था। इसको भी आपने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देवनागरी जो लिपि है यहाँ से तो बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, रूपांतर की दृष्टि से जो हिंदी संज्ञाओं के रूप कितने होते हैं आखिर? तो रूपांतर की दृष्टि से जो हमारे हिंदी संज्ञाओं के 4 भेद होते हैं या 4 रूप होते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे है हमारे पास हिंदी अवयव के वर्ग है। तो जब भी आपसे हिंदी में अवयव के वर्ग पूछे जाए, उसके प्रकार पूछे जाए, उसके भेद पूछे जाए तो वो 4 होते हैं। आपको जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ घुमाने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो आपके अव्यय के 4 भेद होते हैं, चाहे आप उनको वर्ग बोल दो या प्रकार बोल दो, वो ना आपके अविकारी शब्द होते हैं। क्योंकि विकारी शब्द और अविकारी शब्द से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आपके हो गए क्रिया विशेषण वगैरह, जो भी आपके इसके जो 4 भेद है वो आपके अविकारी शब्द होते हैं, उसको भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि मानक हिंदी में वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं? तो जो आपके वाक्यों के प्रकार है वो आपको पता है 3 होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, एक संयुक्त वाक्य, एक मिश्र वाक्य। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन एग्जामिनर जो आपको डालेगा वो थोड़ा घुमाने की कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोशिश करेगा, पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपके लॉजिक वाक्यों के बारे में बात की गई तो आपको पता है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अवयव के वर्ग पूछे गए तो कई बार कोई कन्फ्यूज होता है कि आखिर ये वर्ग है क्या? तो पता है जब अवयव के बारे में पूछा गया उसका वर्ग का मतलब हो गया या तो प्रकार है या भेद है, तो वो आपके 4 होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान में रखना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो आपका लिपि से आया हुआ। लिपि वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पहली बार देवनागरी लिपि के टेली प्रिंटर का प्रयोग किया गया। तो इन प्रिंटर का जो हमारा प्रयोग किया गया था सबसे पहले वो किया गया था 1954। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है क्योंकि आपको ये बहुत बार पूछा जाता है और ये जो डेट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इनको ना आपने ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट बात करें तो भाषा के कौशल होता है, ये तो आप सभी को पता है क्योंकि आपने जब आपने डीएलएड किया तो उसमें आपको ये चीज़ बहुत चीज़ से कराई होगी आपको, चाहे बीएड की होगी, कि आखिर कितने कौशल होते हैं भाषा के, कितनी स्किल्स होती है। तो आपके पास 4 होती है। एक होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइट। तो ये हमारे पास 4 स्किल्स है जिसको कि हम हिंदी में कौशल बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाषा के कितने कौशल है तो 4 है आपके पास, ठीक है। इंग्लिश में भी आपके पास पूछा जाता है कि जो लैंग्वेज है उसके कितने स्किल्स होते हैं, कितने पिलर्स है, आपके मेन जो है वो 4 है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारे पास दिया हुआ है सपृष्ठ का अर्थ है, तो इसका होता है स्पर्श किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पे सही है। अर्थ के बारे में पूछा जाता है, मुहावरों के बारे में पूछा जाता है। मुहावरे एक तरीके से बहुत ईजी होते हैं क्योंकि आपके पास जो मुहावरे पूछते हैं ना वो बहुत ही आसान पूछते हैं, तो जो भी बच्चा होगा वो आसानी से बता सकता है उनके आंसर। क्योंकि मुहावरे डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते होगे, अगर आप डेली लाइफ में यूज़ भी नहीं करते तब भी आप मुहावरे के अर्थ मतलब ऐसे जो आपने सुने होते हैं ना वो ये ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपका काल से आया है। तो काल वाला टॉपिक भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
जो भूतकाल जो बीत गया उसके 6 भेद होते हैं, जो वर्तमान में चल रहा है अभी उसके हमारे पास 5 भेद होते हैं, और जो भविष्य में आएगा उसके हमारे पास 3 भेद होते हैं। इनको आपने नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे काल के रिगार्डिंग भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रस से आया हुआ। रस से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, और अभी अभी हमने टॉपिक किया। देखो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो मैंने आपको कहा था जो श्रृंगार है उसका जो स्थायी भाव है वो हमारे पास रति है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ही बिल्कुल सही है। इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, रस से लेकर हो गए, छंद हो गए, अलंकार, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, भेदों के रिगार्डिंग आते हैं, या तो इनका स्थायी भाव कौन सा है वो पूछा जाता है आपसे। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन या आपका कारक, तो जितने भी आपके टॉपिक्स अभी कवर हो रहे हैं तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं। एक आपका पहले मेगा प्रैक्टिस सेट हुआ, एक आज हुआ। जो पहले वाला मेगा प्रैक्टिस सेट हुआ उसमें तो आपको सारे रूल्स बताए गए थे। उसके बाद जो वन शॉट्स थे उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे। और आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी करा दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो आपके टॉपिक्स बचे थे वो भी करा दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, के लिए किस कारक का चिन्ह है? जो आपका के लिए है आखिर वो किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है, संप्रदान के लिए। के लिए और को लिए आए तो मतलब वो आपका संप्रदान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं आपसे, विशेषण पूछा जाता है, ठीक है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वो होता है आलसी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो ये क्वेश्चन आपका शब्द से आया हुआ है। शब्द में आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शब्द के जो आपसे पूछा जाता है कि मुख्य कितने भेद होते हैं, तो शब्द के आपके पास 4 भेद होते हैं। तो शब्द वाले टॉपिक को भी एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर ले, ताकि कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा शब्द के बारे में। जो भी मतलब कंफ्यूजन वगैरह होगा, कुछ भी होगा, वो आपका क्लियर हो जाए इजीली। तो क्वेश्चन में पूछे गए लालटेन शब्द क्या है, ठीक है। तो जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो आपके संस्कृत के शब्द होते हैं, जो आपके संस्कृत से ज्यों के त्यों ही हिंदी में यूज़ किए जाए, जैसे कि सर्प हो गया, कृष्ण हो गया, इस तरीके के शब्द हमारे तत्सम होते हैं। और तद्भव आपके वो होते हैं जो संस्कृत से ट्रांसलेट करके आप हिंदी में लिख लेते हो, ठीक है। जैसे कि सर्प का सांप लिख लेते हो, कृष्ण का काला लिख लेते हो। तो ये शब्द आपके क्या है, तद्भव शब्द है, जो आपके हिंदी के शब्द होते हैं। देशज शब्द की बात करें तो ये वो वाले शब्द होते हैं जो आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि केला, बैंगन, भिंडी, आलू, ये सब आपके जो है ये आपके देशज शब्द के अंदर आते हैं। तो विदेशी शब्द होते हैं जो आपके अन्य भाषा से लिए गए हो गए, जैसे कि डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, लालटेन। तो जिसके यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है, जो लालटेन है वो हमारा विदेशी शब्द है। तो अब बात करें अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको 1 मेगा प्रैक्टिस सेट कराया होगा, 1 शॉट का सेट कराया, उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला होगा, क्योंकि मेरे को इससे याद है मैंने आपके क्वेश्चन पहले भी कराया। तो देखो ये क्वेश्चन और भी बहुत बार पूछे गए। तो ये आपके पास है, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है, तो क्या किया जाता है उनका परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समास। समास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो आपका समास वाला टॉपिक भी यहाँ पे अभी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे से यहाँ पे पूछा गया वो है कि रात दिन शब्द में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो रात दिन जो शब्द है ये हमारा द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आपके पास जाएगी सुबह शाम, ऊपर नीचे और बीच में डैश लगा होगा, तो मतलब ये समझ लेना आपने जो योजक चिन्ह लगा होगा ये आपका द्वंद्व समास के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास में आपने रखना, यहाँ पे आपके पास काउंटिंग से रिलेटेड आता है, ठीक है। त्रिभुज हो गया, त्रिभवन हो गया, और कि जैसे कि सप्तऋषि हो गया, इस तरीके के आगे आपके पास नवग्रह हो गया, जहाँ पे आपके पास काउंटिंग आगे वो आपके द्विगु समास के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी था आपके पास कर्मधारय समास, जिसमें कि कर्म हो, मतलब कि किसी के रंग के बारे में, नील कमल हो गया, महान पुरुष, महान आत्मा, और ये आपका आता है इसमें कर्मधारय समास के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अव्ययभाव समास, ये आपका वो समास होता है जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है। अव्ययभाव समास से आपसे एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद या पहला अव्यय प्रदान होता है, तो वो हमारा अव्ययभाव समास होता है। इसके अंदर आगे जैसे आपके यथाशक्ति हो गया, पेट भर हो गया, रातों रात हो गए, प्रतिदिन हो गया, ऐसे शब्द आपके अव्ययभाव समास के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आपको मुहावरे से पूछा गया है, क्योंकि मुहावरे वाले क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी की चिंदी निकालने का मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है किसी बात की तह तक जाना। अगर आपसे कभी भी इस मुहावरे को पूछा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की भी तह तक जाना, मतलब गहराई तक जाना, किसी भी चीज़ का पूरा पता करना कि आखिर ये बात है क्या है।
ये आपका इसका मतलब होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास है, आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी वाक्य है। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप चाय पिएंगे या फिर कॉफ़ी, ठीक है। तो आपसे वाक्य से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मिश्र वाक्य में आपका मिक्स किया हुआ होता है, और सरल वाक्य आपका बिल्कुल सरल होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता दिया हुआ, ठीक है। जब भी आप ऐसे वाक्य पूछे जाए, मतलब क्वेश्चन होगा कि आप फिर ऐसा या लग जाए ना कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, तो अगर या लग गया ना बीच में तो आपका ये संयुक्त वाक्य होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है विलोम शब्द से, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके पास दिया हुआ है ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा, तो इसका होगा निस्तेज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे चीर शब्द का अर्थ लिखे, तो चीर शब्द का अर्थ क्या होता है, देर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं। विलोम शब्द तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। और लिंग बदलोगे, वचन बदलोगे, इससे भी कई बार पूछ देते हैं बीच में अगर कभी इनका मन करे, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आ जाने कितनी बार आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपसे पूछा गया है, सरोज समृद्धि किस कवि की रचना है। तो ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। जब भी आपसे सरोज समृद्धि की कवि की रचना पूछा जाए कि आखिर किस कवि की रचना है, तो आपका ये याद रखना है, ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बच्चा का भाववाची संज्ञा है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे का भाववाचक संज्ञा क्या है आपका। तो भाववाची से पता चल रहा है भाव प्रकट करना, मतलब आपके भाव। तो बचपन जो आपका बीत चुका है, बचपन, ठीक है। बच्चा शब्द से जो आपका भाववाचक संज्ञा होता है उसका मतलब होता है बचपन। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं आपसे, कई बार विशेषण या आपसे भाववाचक पूछा जाता है किसी भी शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका हिंदी साहित्य सृजन में दिया जाता है, इसको भी आपने याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से, संधि से बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है। और जो तो ये कवि है ना, कवि का संधि विच्छेद करे, तो ये तो बहुत बार आ जाता है। तो कवि का जो संधि विच्छेद होता है कब जमा ही। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और जो ये आपकी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। ये भी कई बार पूछता जाता है, कवि की जो संधि है वो आखिर कौन सी संधि है, ये आपकी व्यंजन संधि है। और संधि के बारे में आपको जानना है तो आपको मेगा प्रैक्टिस सेट देखना होगा पीछे वाला, जिसमें कि मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, रूल वगैरह आखिर किस तरीके से आपने रूल लगाने हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास है, ओजस्वी का विलोमार्थी क्या होगा। तो इसका निस्तेज होता है, ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार आपसे शुद्ध वाक्य छांटने को कहा जाता है। तो यहाँ पे नंबर भी बिल्कुल सही है, वे प्रातः काल आए। तो कभी भी आपसे वाक्य को शुद्ध वाक्य छांटना होता है, कई बार आपको कोई भी शब्द जो होगा वो शुद्ध छांटना होता है, ये भी आपसे बहुत बार हिंदी में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये आपके रस से आया हुआ है। रस वाला टॉपिक हमने आज किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो आपको पता है जो वीर रस है उसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तो आपसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इस किसी भी रस दे देंगे उसका स्थायी भाव क्या होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास धोखा देना किस मुहावरे का अर्थ है। आप सभी को पता है जो धोखा देना है मतलब आंख पर पर्दा डालना। तो मुहावरे से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं, तो मुहावरे वाले टॉपिक को भी आपने अच्छे से पढ़ना। और रस, अलंकार और छंद हो गए, इससे भी आपसे पूछा जाता है। पर ज़्यादातर आपसे रस से पूछा जाता है, अलंकार और छंद से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा शब्द से आया हुआ। शब्द वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, निम्न में से किस प्रकार के शब्द अविकारी होते हैं। तो देखो दो प्रकार के शब्द होते हैं, अविकारी एक विकारी, जो आपके मेन बताए गए थे। तो जो विकारी शब्द होते हैं वो आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। और अविकारी शब्द आपके अव्यय के भेद आते हैं, जैसे यहाँ पे क्रिया विशेषण शब्द है या आपका क्रिया अव्यय का भेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे पूछा गया था अविकारी शब्द के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे गायक तथा पवन शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें है आपके पास अयादी संधि। तो आपने इसको याद रखना, क्योंकि इसमें जो और अगर कई बार आपके पास ये स्वर संधि भी बोल दिया जाता है इनको, कई बार आपके पास स्वर संधि या व्यंजन संधि ऑप्शन में होगा, तो स्वर संधि के अंदर ही आपके आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम से आपके पास पूछा गया यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कितने पुरुष आते हैं। तो हमारे पास 3 पुरुष आते हैं। एक आता है आपके पास उत्तम पुरुष, एक मध्य पुरुष, एक अन्य पुरुष। तो ठीक है, सर्वनाम के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान यूज किए जाते हैं, और सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। तो कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। और सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, तो हमारे पास 11 सर्वनाम होते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहोवे, इस तरीके से हमारे
पास 11 होते हैं। ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपके पास आया हुआ है प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें प्रयोग की दृष्टि से तो हमारे पास 2 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम करें रचना के आधार पर तो हमारे पास 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अगर हम बात करें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो हमारे पास 5 प्रकार के शब्द होते हैं। तो शब्द वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फिर से एक मुहावरा बोल जलकोक्ति उनसे आया हुआ है। तो ये आपसे पूछा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर पानी में किस परिवर्तन का उल्लेख है। तो ये आपका है पानी, स्वाद और बोली के शब्दों का। तो आपको देखो बहुत बार बोला भी जाता है कि ये वाला मुहावरा ना बहुत रिपीटेड होता है, आपने सुना हुआ है। तो बोली के लिए ज़्यादातर कहा जाता है। अगर आपको बोली दिख गई तो समझ जाना वो वाली चीज़ आपके बारे में कही गई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है सही क्रम चुने। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको इसको ध्यान में रखना है। पहले आपका अनुबंधन होता है, फिर परीक्षण होता है, फिर अनुदेशन होता है, फिर प्रतिवाद होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको आपने याद कर लेना कि आपका आखिर जो सही क्रम है वो किस तरीके का चलता है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि सभी वर्ण व्याकरण समस्त ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है तो इसको हम कहते हैं वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो आपसे ग्यो में मिलान है। तो ये आपका जो ग्यो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है आधा जौ जमा यौ, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि आपके जो मतलब संयुक्त वर्ण है वो कितने हैं। तो आपका 4 है। क्या कौन कौन से है वो? क्ष हो गया, त्र हो गया, ग्यो हो गया, ये आपके थे, और श्र हो गया। ये आपके 4 ऐसे हैं जो संयुक्त वर्ण हैं और 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। तो ग्यो हमारा बनता है आधा जौ जमा यौ। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बलाघात और स्वराघात वाले क्वेश्चन पूछते जाते हैं। कई बार एक आधी बार पूछते जाता है, पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2 दिन बाद। तो इसको मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया था इस मेगा प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ पे है राम ने रावण को मारा में रावण शब्द बलाघात होने का अर्थ है रावण को ही मारा, किसी और को नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मतलब जो है राम ने किसको? सिर्फ रावण को ही मारा, किसी और को नहीं। तो इसमें जो रावण शब्द है जो उसके ऊपर बलाघात हो रहा था उसका अर्थ यही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो ये संकर शब्द कौन सा है। तो ये आपका शब्द से आए हुए। तो जो संकर शब्द होते हैं ये हमारे वो शब्द होते हैं जिसमें कि 2 शब्दों का मेल होता है। मतलब कि जैसे कि लाठी चार्ज हो गया, ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। जेल खाना हो गया, इस तरीके के शब्द होते हैं वो आपके संकर शब्द के अंदर आते हैं। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। आज के मेगा प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। आशा कि आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट था ये आप सबको अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल होगा और आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा जो हिंदी सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो जिसने पहले वीडियोस नहीं देखी है, जो मेगा प्रैक्टिस सेट पहले कराया गया था, उसको भी आप जाके देखना और जो आपके 1 शॉट्स है उनको भी देखना क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।